नमस्कार। कभी सोचा है कि मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर मतलब आधुनिक भारतीय मूर्तिकला ये सिर्फ पत्थर या मेटल की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे देश के बनने की कहानी है। चलिए आज इसी सफर पे निकलते हैं ये देखने के लिए कि कैसे भारत के कलाकारों ने अपनी छेनी से एक नई मॉडर्न पहचान को शक्ल दी। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश अपनी कहानी, अपनी पहचान पत्थर और स्टील में कैसे बयां कर सकता है। और पता है, यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मूर्तियां, ये स्कल्पचर्स असल में मॉडर्न इंडिया की पहचान का आईना कैसे हैं। तो फिर चलिए एक तरह की गैलरी वॉक पर चलते हैं। लेकिन ये गैलरी टाइम की है। हम मिलेंगे उन बड़े बड़े आर्टिस्ट से जिन्होंने आज़ादी के बाद से लेकर आज ग्लोबल स्टेज तक भारत की आर्टिस्टिक पहचान को गढ़ा है, उसे एक शक्ल दी है। तो हमारी इस वॉक की शुरुआत होती है उन पायनियर्स के साथ, वो आर्टिस्ट्स जिन्होंने पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए बड़े बड़े आर्टवर्क्स बनाए और ऐसा करके उन्होंने एक नए नए आज़ाद हुए देश की इमेज को डिफाइन किया। और इस लिस्ट में जो सबसे पहला और सबसे अहम नाम आता है वो है राम किंकर बैज का। इन्हें इंडिया के पहले मॉडर्न स्कल्प्टर्स में से एक माना जाता है। पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? बैज ने आम लोगों की जिंदगी को अपनी कला का हीरो बनाया। उनकी जो मास्टरपीस है संथाल फैमिली, वो मॉडर्न इंडियन पब्लिक स्कल्पचर में एक मील का पत्थर है। और उन्होंने इसे बनाया किससे? कंक्रीट से। जरा सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना रेवोल्यूशनरी कदम था। ये जो नया इंडस्ट्रियल मटेरियल था ये एक तरह से नए मॉडर्न इंडिया का सिंबल था। तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो जमीन से जुड़े लोगों की एनर्जी का, उनकी जीवटता का प्रतीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले आर्टिस्ट हैं डीपी रॉय चौधरी। ये अपनी पावरफुल रियलिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे। मतलब एकदम असली, वो चीजों को बिल्कुल वैसा ही दिखाते थे जैसा वो असल जिंदगी में दिखती हैं, मानो अभी बोल पड़ेंगी। उनकी जो सबसे आइकॉनिक क्रिएशन है वो है चेन्नई में ट्रायम्फ ऑफ लेबर। कांसे की इस मूर्ति में 4 मजदूर एक बड़ी सी चट्टान को धकेल रहे हैं। पर यह सिर्फ मजदूरों की एक तस्वीर नहीं है। नहीं, ये तो देश को बनाने में लगी मेहनत, उस श्रम की ताकत और उसकी डिग्निटी का एक सेलिब्रेशन है। अब बात करते हैं एक ऐसे कलाकार की जिनकी बनाई मूर्तियां आज भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। जी हां, राम वी सुतार। इन्हें मॉन्यूमेंटल पब्लिक स्टैच्यूज का बेताज बादशाह कहा जा सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 182 मीटर। ये उनके सबसे फेमस काम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनके काम के विशालकाय स्केल और उसके इम्पैक्ट को दिखाता है। तो अब हमारी ये जो गैलरी वॉक है ये एक नया मोड़ ले रही है। यहां से आर्टिस्ट्स रियलिज्म से, मतलब चीजों को हूबहू कॉपी करने से दूर जाने लगे और उन्होंने फॉर्म और मटेरियल के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। ये मॉडर्निज्म का एब्स्ट्रैक्ट दौर था जहां इमोशंस और आइडियाज को शेप्स में ढाला जा रहा था। अच्छा, इस बदलाव को समझना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है इन दो आर्टिस्ट को कंपेयर करना। देखिए, एक तरफ है राम किंकर बैज, जिनकी कला में मिट्टी से जुड़ी एक डायनामिक एनर्जी है, और दूसरी तरफ अडी डावेवाला, जो इंसानी फॉर्म को मेटल के एकदम साफ मिनिमलिस्ट लाइंस में ढाल देते हैं। बस यही तो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, असली रूप की नकल नहीं बल्कि उसके एसेंस को, उसके सार को पकड़ना। और इसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की दुनिया में एक और बहुत जरूरी नाम है हिम्मत शाह। इन्होंने अपना पूरा फोकस एक खास एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पर लगाया। ये अपनी हेड्स सीरीज के लिए बहुत मशहूर है। टेराकोटा और कांस में बने ये जो एब्स्ट्रैक्ट सिर है ये ह्यूमन फॉर्म की एक बहुत ही यूनिक और गहरी पड़ताल करते हैं, और यही मॉडर्निज्म में उनका खास कंट्रीब्यूशन है। चलिए अब गैलरी के उस सेक्शन में चलते हैं जहां आर्टिस्ट ने इंस्पिरेशन के लिए अपनी जड़ों की तरफ देखा। यहां लोक परंपराएं, रोजमर्रा की जिंदगी और नेचुरल मटेरियल्स का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। और इस स्टाइल की सबसे बड़ी आर्टिस्ट थी मीरा मुखर्जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पारंपरिक इंडियन क्राफ्ट टेक्निक्स जैसे ढोकरा को मॉडर्न स्कल्पचर के साथ ब्लेंड कर दिया। उनकी कांस की जो मूर्तियां हैं उनमें कारीगरों, नाविकों और आम लोगों की दुनिया सचमुच जिंदा हो उठती है। हमारी अगली आर्टिस्ट मृणालिनी मुखर्जी। इन्होंने तो जैसे स्कल्पचर की डेफिनेशन ही बदल दी। उन्होंने पत्थर या मेटल नहीं बल्कि फाइबर और रस्सी जैसे बिल्कुल अनकन्वेंशनल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। वो जूट और भांग के रेशों को भूनकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक मूर्तियां बनाती थीं।
उनकी ये बुनी हुई कलाकृतियां कभी पौधों, कभी देवी देवताओं, तो कभी इंसानी शरीर का एहसास कराती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सांस ले रही हों। ये स्कल्पचर की एक बिल्कुल ही नई जुबान थी। और अब हम अपनी गैलरी के फाइनल और शायद सबसे चमकदार हिस्से में आ गए हैं। यहाँ वो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स हैं जिन्होंने इंडियन स्कल्पचर को वर्ल्ड मैप पर एक अलग पहचान दिलाई। तो सबसे पहले मिलते हैं सुबोध गुप्ता से। ये अपनी एक खास कला के लिए जाने जाते हैं, रोजमर्रा की चीजों को मॉन्यूमेंटल आर्ट में बदल देना। उनके आर्ट का कैनवस क्या है? स्टेनलेस स्टील के बर्तन, गोबर, राख, मतलब एकदम आम चीजें। वो भारतीय घरों में रोज इस्तेमाल होने वाले इन बर्तनों से लाइन ऑफ कंट्रोल जैसी पावरफुल इंस्टॉलेशंस बनाते हैं, जो साधारण को असाधारण बना देती हैं। और आखिर में बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर फेमस आर्टिस्ट अनिश कपूर की। ये अपनी विशाल आईने जैसी मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाती हैं। उनका ग्लोबल इम्पैक्ट जबरदस्त है। शिकागो में उनका जो वर्क है क्लाउड गेट, जिसे लोग प्यार से द बीन भी कहते हैं, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उनकी कला की खासियत ही यही है, उनकी रिफ्लेक्टिव सतहें देखने वालों को भी आर्ट का हिस्सा बना लेती हैं। तो इस पूरी जर्नी का निचोड़ क्या है? इन महान कलाकारों को याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है। पहला, आर्टिस्ट का नाम। दूसरा, उनका यूनिक स्टाइल या मटेरियल। और तीसरा, उनका सबसे आइकॉनिक काम। ये आर्टिस्ट ट्रिनिटी, मतलब ये तिकड़ी उन्हें समझने की चाबी है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज जब स्टेनलेस स्टील और डिजिटल आर्ट इतने कॉमन हो गए हैं, तो वो कौन से मटेरियल्स होंगे जो इंडियन स्कल्प्टर्स की अगली पीढ़ी को डिफाइन करेंगे? फ्यूचर का आर्ट आखिर कैसा दिखेगा? सोचने वाली बात है ना?